आप सभी का स्वागत है। आज हम सृजन पुस्तक के अध्याय 15 तौलिए उपेंद्रनाथ अश्क पढ़ेंगे। यह अध्याय जो है थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम आरंभ करते हैं पार्ट 1। इसके अंतर्गत इसमें उपेंद्रनाथ अश्क है। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी, मृत्यु सन 1996 ईस्वी। उर्दू लेखन में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्रनाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममतापूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। उपेंद्रनाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल, उपन्यास, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शान के गीत, काले साहब, पिंजरा इनके कहानी संग्रह है, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर ये इनके नाटक हैं, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे इनके एकांकी संग्रह है, एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ इनके काव्य है, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ संस्मरण है, अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय आलोचना है। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। यानी ये जो एकांकी है तौलिए, इसमें परिवार में शिष्टाचार, सभ्यता और अभिरुचि आदि को लेकर पनपने वाले द्वंद्व का चित्रण जो है वो उपेंद्रनाथ अश्क ने किया है। उन्होंने इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें पहला है सफाई की सनक, फिर इस कारण मधु व वसंत में तकरार, फिर वसंत का वहाँ से चले जाना और वापस वसंत का लौटना व मधु की सनक। अब हम तौलिए एकांकी को प्रारंभ करते हैं। इसके पात्र हैं वसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरूप, स्थान नई दिल्ली। तो इसमें अब लेखक बता रहे हैं, पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज़ लगी है, उस पर कागज़ पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। यानी वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में बताया है। फिर है मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसी ही जैसी मध्यम वर्गीय घरों में होती है।
लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेजपोश पर डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है कि मधु किस प्रकार की औरत है। आगे देखो, अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के एन सामने पड़े कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। यानी वहाँ पे जो कैलेंडर है उसको यदि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बैंक के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाही पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तिपाही का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज़ लगी है, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी है। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुँह पहुँच रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है, यानी मधु वहाँ पर आती है। मधु कहती है, यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप, और फिर रुक जाती है। फिर वसंत मुँह को पहुँचते पहुँचते रुककर, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। इतने में मधु चिढ़कर, और हजामत के तौलिए कैसे हैं? जी जरा आँख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। पीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे। और फिर वसंत कहता है, लेकिन रोएदार तो। फिर मधु व्यंग्य से, दोनों है जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। वसंत कहता है निरुत्तर होकर, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मधु कहती है, खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। और फिर खिसियानी हंसी हंसता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। फिर मुँह फुला ढंग से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है। फिर अचानक उसकी ओर देखकर वसंत कहता है, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए वसंत बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने अपने सब पति। यानी वसंत जो है वो मधु को कहता है कि शादी होने से पहले ही मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मधु मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य से हंसकर कहती है, मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत कहता है, तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मधु चुप रहती है। वसंत कहता है,
मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ, यानी मैं भी सफाई पसंद करता हूँ। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है वसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। वसंत कहता है, पर मैं तुम्हारी अरिस्टोक्रेटिक यानी भव्य वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लाते थे। मधु, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हैं। वसंत कहता है, 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन की। मधु पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें? कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है? वसंत कहता है, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे। मधु, लेकिन बीमारी? वसंत, हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग? वसंत कहता है, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा शैतान की बात जानती हो? यानी वसंत कहता है बीमारी कोई तौलिए का प्रयोग करने से नहीं होती। बीमारी तो जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उससे बढ़ती है। फिर वो चूहा शैतान की कोई बात करता है। मधु कहती है, चूहा शैतान वसंत, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा शैतान गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बैरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चिकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो, और चूहा शैतान के जाट हष्ट पुष्ट और लंब तड़ेंगे। मधु कहती है, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? फिर हंसती है। वसंत कहता है, उठकर कमरे में ढूंढता हुआ, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने रुककर तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वही रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा है। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नज़ाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके और फिर घूमने लगता है। यानी मधु जब कोई बात कहती है तो वसंत उसको तर्क सहित प्रस्तुत करके गलत ठहरा देता है। मधु कहती है, मैंने चूहा शैतान की बात सुन ली। मैंने तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है मामा जी। फिर वसंत, मेज के कोने का सहारा लेकर तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए हों, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि वे जो कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निकोड़ दिए, यानी नकल उतारते हुए कहता है, मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुँचता, और वे अपने रुमाल से हाथ पहुँचने लगे।
मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती, यानी कौन सी बीमारी लग जाती। मधु, अब यह तो। बसंत फिर कहता है, और तुम्हारे मामा जी। वापस जाकर फिर मेज पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे, हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा, मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा, अच्छा बनाए लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेज़र ले आए और कहने लगे, नकल उतारते हुए, मैं अपनी रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेज़र रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खौल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। यानी तुम्हारे मामा जी और मौसा जी की जो कथा है, जो बातें हैं, वो निराली ही है। फिर मधु कहती है, मामा जी। वसंत अपनी बात जारी रखते हुए, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेरलाइज कर लाए। नकल उतारते हुए, मामा जी। मधु कहती है, मैं कहती हूँ, आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति होती है। यानी जैसे लोगों को काव्य और कला का शौक होता है, वैसा ही स्वच्छता के भाव होते हैं। वसंत कहता है, आवेग में उसके पास आकर, क्यों काव्य और कला को इतनी अपनी इस घृणा में घसीटती हो। तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है, शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। मधु चुप रहती है। वसंत कहता है, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं, मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु हंसती है, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। वसंत कहता है, फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को और समीप ले आता है और कहता है, मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। मधु हंसती है। वसंत कहता है, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं, जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे, समझी। मधु कहती है, वहीं बैठे और वैसे ही स्वेटर बुनते हुए, पर आप अब तो विपन्न नहीं हैं, यानी अब तो आप गरीब नहीं हैं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ की उसके दूर की वस्तु है। यानी इसमें मधु कहती है कि गरीबी तो माना इंसान की विवशता है, लेकिन गंदेपन का जो स्वभाव है वो मेरी समझ की वस्तु नहीं है। वसंत कहता है, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु उसी विषैली हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ। वसंत कहता है खड़ा होकर, ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर गए जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश नहीं मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल देता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो। मधु कहती है उसी हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ। वसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो, और सनक से मुझे चीड़ है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। मधु चुप रहती है। वसंत कहता है रेडियो के पास से, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है, ऊशी और नीमू। यानी वसंत उसे कहता है कि सिद्धांत होने चाहिए, लेकिन वो पागलपन तक पहुंच जाए, एक सनक बन जाए तो वो अच्छे नहीं है। मधु बुनना छोड़ देती है।
आपने फिर उशी और निम्मो की बात चलाई। उशी और निम्मो। वसंत हंसते हुए, कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा निम्मो आई नहीं तुम इतने दिनों से? कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है, और हंसता है। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। वसंत कहता है टिपाई के पास से, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ। मधु बच्चियाँ? व्यंग्य से हंसती है। वसंत कहता है उसके व्यंग्य को सुना अनसुना करके टिपाही पर बैठ गए। हंसना उनका स्वभाव है। वे हंसेगी तो बेबात की बात पर हंसेगी, और तुम्हारा एटी के बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। बेजारी से सिर हिलाकर उठता है। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंस हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है, जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है? तो मधु चुप रहती है। वसंत फिर कहता है और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में स्निग्धता कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले मैं, देव, नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं। गप्पें चल रही है, सुख दुख की बातें हो रही है, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। जोर से चिड़िया तक को फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकल्लुफ में घुटा जाता हूँ। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक से रखने लगता है। मधु कहती है मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों की सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं। वसंत कहता है वहीं से, पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा कर देती है। मधु कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। फिर स्वेटर बुनने लगती है। वसंत कहता है मिलकर, घृणा? यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, यह आप कह सकते हैं वसंत, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसीलिए उसी और निम्मो। मधु स्वेटर को फेंक कर, आपने फिर उसी और निम्मो की किताब छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस तरह हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। यानी वो ये कहती है कि समय देखकर इंसान को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। वसंत उशी, मधु परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई। एक और, यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारे और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं करती। जिसे बैठने उठने बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है। यानी जिसको बोलने का सलीका नहीं हो, बैठने का सलीका नहीं हो, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु तुल्य है। वसंत गरज कर, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं, और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूँ, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोट दूँ। घृणा? तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो और मुझे पशु समझती हो। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे हुए गले से,
आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं, यानी बिना मतलब भी आप सारी बातें अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं ही जानती हूँ, पर आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ, क्यों कर ली यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकाले, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। यानी मधु और वसंत में तौलिए के कारण आपस में तकरार चल रही होती है। वसंत कहता है, तुम मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल है। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है।